Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So as you guys know, we are doing MCQs for CUET UG exam that is going to be happen very soon. And हम लोग यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. टुडे इज आवर क्लास 3 वेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 दैट इज सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे यूनिट 1 और यूनिट 2 से. तो ऐसे ही हम लोग इस सीरीज़ में सारे यूनिट्स कवर करेंगे. बीच में मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी. आई वॉज नॉट वेल, दैट इज़ वाई कोई भी क्लास नहीं हो पा रहा था. बट नाउ क्लासेस विल हैपन रेगुलरली एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपके सारे यूनिट्स जो है वो कवर करवा दूँ. ओके, नाउ दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज एंड आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये वाला टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपको इसी टेलीग्राम के थ्रू मिलेंगे. ओके, सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस टेलीग्राम. सो दिस इज़ योर यूनिट 3 सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जहाँ पर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, थोड़ा सा वुमेन्स इक्वालिटी पे है, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी एंड डिफरेंट एबल्ड का टॉपिक भी है. सो ये सारे ही टॉपिक्स जो है वो एनसीईआरटी के चैप्टर 5 से कवर होते हैं, दैट इज़ पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन. यहाँ पर सारा कुछ है जितना भी आपके यूनिट 3 में दिया हुआ है. तो इसको अभी हम लोग देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू बोर्ड्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैपिटल. पियर बोर्ड्यू के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा है जो फॉर्म ऑफ कैपिटल नहीं है? इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैपिटल. द करेक्ट आंसर इज सी. पियर बोर्ड्यू बायोलॉजिकल कैपिटल के बारे में बात नहीं करते हैं, रैदर ही टॉक्स अबाउट सिंबॉलिक कैपिटल. राइट नाउ, इकोनॉमिक कैपिटल के बारे में बोर्ड्यू कहते हैं दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर मटेरियल एसेट. जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक कैपिटल में आती हैं. कल्चरल कैपिटल में उन्होंने बात की है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. सोशल कैपिटल में ही टॉक्स अबाउट नेटवर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ सोशल एसोसिएशंस यू हैव. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज सी. प्लीज रिमेंबर. Question number 2. What is the term used to describe patterns of unequal access to social resources such as money, education and power? Social mobility, social change, social exclusion या फिर social inequality. एक ऐसा term जो describe करे patterns of unequal access to social resources. What will be the correct answer? The correct answer is D, that is social inequality. यहाँ पे social inequality की बात हो रही है. social mobility का मतलब होता है movement up और down in social hierarchy, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव होना, that is social mobility, right? social change का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो सोसाइटी में हो रहा हो ओवर टाइम. ओके ना, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल इनक्वालिटी जहाँ पर लोगों को पुश करा जाता है मार्जिनलाइज होने के लिए, यानी मार्जिन्स पे उनको पुश करते हैं और इस तरीके से उनका मार्जिनलाइजेशन होता है. सो ऑल थ्री कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट. यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सोशल इनक्वालिटी. ओके, नाउ यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप एक रफली नोट्स में लिखते रहो एंड उसके बाद आफ्टर क्लास यू कैन जस्ट सर्च दीज टर्म्स की सोशल चेंज क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है. एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, डेफिनेशन ये सब पता होना चाहिए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु इज द ऑथर ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड डिसेबिलिटी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड. मार्जिनलाइजेशन एंड डिसेबिलिटी बुक है जो एनसीईआरटी में दी हुई है. इसके ऑथर कौन है ये आपसे पूछा है. अनीता घई, जी.एन. कर्णा, हर्ष मंडर या फिर घनश्याम शाह. The correct answer is A. Those of you who gave A answer, very good. अनीता घई की बुक है ये, और इस तरह की बुक्स जितनी भी एनसीईआरटी में मेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What does the term social stratification refer
इन सोशियोलॉजी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से हम क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सोसाइटी, द रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल ट्रेट, अ सिस्टम दैट रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ हायरार्की, या फिर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। प्लीज रिमेंबर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक हायरार्की में लोगों को डिवाइड करा गया हो, ठीक है। सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होती है लेयर्स में, स्ट्रैटा में, है ना, जहाँ पर लोग अलग अलग तरह से रैंक होते हैं, जैसे क्लास में, कास्ट में, रेस में, जेंडर में, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में। ओके। Now, question number 5. Which of the following statement reflects the common public perception of disability? Disability is understood as biological given. Disabled persons are seen as victims. Problems faced by disabled individuals are assumed to arise from their impairment. Society views disabled people as self-reliant and empowered. Disability is associated with the need for help and support. इसमें से आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट्स चूज करने हैं जो कॉमन पब्लिक का परसेप्शन है डिसेबिलिटी को लेके, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, दैट इज सोसाइटी व्यूज डिसेबल्ड पीपल एज सेल्फ रिलायंट, तो ये गलत है। सोसाइटी ऐसे नहीं देखता है लोगों को, है ना। ऐसे लोगों को सोसाइटी एज अ विक्टिम देखता है, उनको लगता है ये सब बायोलॉजिकली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स फेस बाय डिसेबल्ड आर अज्यूम्ड टू अराइज फ्रॉम देयर इम्पेयरमेंट, यानी उनकी खुद की वजह से हैं वो प्रॉब्लम्स। डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द नीड फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस एक स्टेटमेंट है जो गलत है। यहाँ पर सोसाइटी कभी भी डिसेबल्ड लोगों को सेल्फ रिलायंट या एम्पावर्ड तरीके से नहीं देखती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कंसीडर्ड डिसेबल्ड? ये जो जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं इनको हम लोग डिसेबल्ड कंसीडर क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर बॉर्न विथ फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट्स, बिकॉज दे लैक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बिकॉज सोसाइटी इज नॉट स्ट्रक्चर टू accommodate their needs, या फिर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर सर्वाइवल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी। इट इज़ बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड टू accommodate देयर नीड्स। ये जो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना गाइज, दिस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सोसाइटी डिसाइड करता है कौन डिसेबल होगा कौन नहीं, राइट। दे आर डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। जिस तरीके से सोसाइटी बनी है उसके हिसाब से होता है कि कौन डिसेबल्ड है, ठीक है। सोसाइटी फेल्स टू क्रिएट इंक्लूसिव एनवायरमेंट। सोसाइटी एक अच्छा एनवायरमेंट उनको नहीं दे पाता है, एंड दैट इज वाई दिस डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कम्स। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, सो आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर रीड किया होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर इट्स कमिटमेंट टू वुमेन्स इक्वालिटी थ्रू अ डिक्लेरेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन? लाहौर सेशन, कराची सेशन, लखनऊ सेशन, हरिपुरा सेशन। What will be the correct answer? The correct answer is B, that is Karachi session. Okay, ये चीज़ याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ओके, बस याद रखना फैक्ट्स ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तुम लोग फैक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। Question number 8. What was the main issue addressed in Stree Purush Tulna written by Tarabai Shinde? Now you could be asked कि स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। किस बारे में है ये बुक, या किस बारे में है ये जो भी पीस ऑफ राइटिंग है, इसमें क्या चीज़ है एक्चुअली? द डिमांड फॉर वुमेन्स सफ्रेज इन colonial इंडिया, द प्रमोशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन बंगाल, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन केसेस involving women, rights of widows to remarry under Hindu law. What will be the correct answer? Easy question है, the correct answer is C. तुलना लिखा हुआ है, तुलना मतलब क्या होता है? कंपैरिजन, और स्त्री पुरुष यानी मैन और वुमेन के बीच का कंपैरिजन, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, ना यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ऐड कर दी है, जैसे ताराबाई शिंदे की जो बुक है स्त्री पुरुष तुलना कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वुमेन वाज रिटन इन 1882। ये याद रखना, एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइपोक्रेसी एंड
double standards of a male dominated society. The specific incident that triggered her writing was the case of a young Brahmin widow who was sentenced to death for killing her illegitimate child. Society and the courts held that woman entirely responsible for the crime without even questioning and punishing the father. So हर चीज़ किस तरीके से सिर्फ वुमेन को इफेक्ट होती है और मेन को नहीं, इन सब बारे में बात की है ताराबाई शिंदे ने इस बुक में. ठीक है. ताराबाई वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाई दिस इनजस्टिस. सो ये वाला जो बैकग्राउंड स्टोरी है ये भी याद रखना कि ये जो इनजस्टिस हुआ कि सिर्फ जो मदर हैं उनको पनिशमेंट देने की बात हो रही थी, जबकि जो फादर है, जो मैन है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी. ठीक है. सो द मेन इशू शी एड्रेस्ड वॉज द जेंडर बेस्ड डबल स्टैंडर्ड्स. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. Now, question number 9. Which of the following statement best describes Raja Ram Mohan Roy's approach to social reform in 19th century Bengal? He combined Western rationality with Indian traditional texts to oppose social evils like sati. He supported colonial practice to modernize Indian society. He relied solely on Western principles to challenge Indian tradition. He focused only on religious reforms and ignored women's issues. What will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड. वी ऑल नो दैट राजा राम मोहन रॉय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म, राइट. ये सोसाइटी में चेंजेस लाना चाह रहे थे. सो ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर. ओके, लाइक when we study Indian history, he is a major person in the topic of social reform that we study, right? Now, he used a balanced approach combining the rational thinking and humanitarian values. इन्होंने rational thinking और जो humanitarian values हैं उनको mix करके एक balanced approach रखा, right? So he is a very important thinker and इनके बारे में जो भी information NCERT में दी है you have to remember that. Okay? इन्होंने वेस्टर्न रैशनैलिटी को और इंडियन ट्रेडिशनल टेक्स्ट को कंबाइन किया था और फिर इंडियन के जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट किया था. जस्ट लाइक सती. सती के बारे में यू ऑल नो सती क्या है. अब मैं इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा पाऊंगी, बट थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना और कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, या फिर लास्ट में जो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम बताती हूँ वहाँ पर भी तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो. ओके. नाउ, question number 10. Which of the following best reflects the relationship between tribe and caste society? ट्राइब और कास्ट के बीच का डिफरेंस यहाँ पे आपको बताना है. ट्राइब्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड completely isolated from caste society. Tribes and caste groups have no historical interaction. The boundaries between tribe and caste are not rigid due to historical association. Tribal communities were included in the caste system as scheduled caste. What will be the correct answer? The correct answer is, it is C. The boundaries between tribe and caste are not rigid due to historical association. बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हमें बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है. Some tribes adopted caste like उनके customs. Some caste groups in forested regions might have taken on tribal traits, right? बहुत सारे caste groups हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्राइबल ट्रेड्स को कॉपी किया है. देयर वॉज कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस, यू कैन से. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. बाकी के सारे देखो तो ट्राइब्स हैव ऑलवेज रिमेन कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम कास्ट, ये गलत है. ट्राइब्स एंड कास्ट ग्रुप्स हैव नो हिस्टोरिकल इंटरेक्शन, ये भी गलत है. हिस्टोरिकल इंटरेक्शन है, राइट. ट्राइबल कम्युनिटीज वर इंक्लूडेड इन कास्ट सिस्टम, तो ये भी गलत हो जाएगा. द करेक्ट आंसर विल बी सी. यहाँ पर तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेट करके भी आंसर टिक कर सकते हो. Okay. Now, question number 11. Who headed the second backward class commission appointed after the emergency? Second backward class commission किसका था? काका कलेलकर, B.R. अम्बेडकर, B.P. मंडल या फिर राम मनोहर लोहिया? The correct answer is C. जो लोग C आंसर दे रहे हैं, very good. It was appointed in 1979. So year भी याद रखना in case पूछ ले. ठीक है. It was 1979 by जनता पार्टी गवर्नमेंट अंडर पीएम मोरारजी देसाई. ठीक है. ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सब एनसीईआरटी में गिवन है. ना बीपी मंडल जो हैं ये कौन है? ये फॉर्मर सीएम है बिहार के, यानी एक टाइम पे ये बिहार के सीएम थे. ठीक है.
तो ये चीज याद रखना, इन्हीं का था मंडल कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं। राइट। नाउ क्यों इंपॉर्टेंट है ये मंडल कमीशन, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कौन से सोशली और बैकवर्ड क्लास हैं इंडिया में। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now, question number 12. Untouchability was what? A modern legal term only practiced in urban areas, the most visible and extreme form of caste-based social discrimination, या फिर a British colonial policy? What will be the correct answer? So untouchability क्या है आपको ये बताना है. The correct answer is C. It is the most visible and extreme form of caste-based social discrimination. Social discrimination का मतलब है कि कैसे एक ऐसा सोशल प्रैक्टिस जहाँ पर जो लोएस्ट कास्ट के लोग थे जैसे कि एससी, दलित, उनको पॉल्यूटिंग कंसीडर कर देना, उनको एक्सक्लूड कर देना अपने एवरीडे सोशल इंटरेक्शन से. राइट, बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जैसे टेम्पल में एंट्री नहीं देना, किसी भी पब्लिक स्पेस को उन्हें एक्सेस ना देना, उन्हें यूज़ ना करने देना, है ना, उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करना. तो ये सारी चीज़ें होती थी. अनटचेबिलिटी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कास्ट बेस्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. असर्शन है, रीजन है, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. असर्शन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली रिकॉग्नाइजेज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज बैकवर्ड ग्रुप्स बिकॉज ओनली दीज ग्रुप्स सफर फ्रॉम सोशल एंड एजुकेशनल डिसएडवांटेज. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एससी और एसटी को बैकवर्ड ग्रुप्स माना जाता है? The correct answer is D, that is A is also false and R is also false. क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जब, तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी की भी बात है. राइट, तो यहाँ पर सिर्फ एससी एसटी ओनली जो लगा है, इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ओके, द करेक्ट आंसर विल बी डी. दोनों ही इनकरेक्ट हैं. Now, question number 14. What does the term transgender refer to? Transgender से हम लोग क्या समझते हैं? A person who doesn't identify with any gender, a person who changes their name for identity, a person who opposes gender roles in society, या फिर a person who transitions from their birth assigned gender to another gender. What will be the correct answer? एक बॉक्स में एनसीईआरटी में जेंडर के बारे में थोड़ा सा मेंशन है. द करेक्ट आंसर इज डी. Please remember, it is a person who transitions from their birth assigned gender to another gender. यानी जो उनका by birth gender होता है वो उसको change करके दूसरे gender में चले जाते हैं. That is the term for transgender. Okay, please remember. Now, fact based question. Question number 15. What percentage of national population is estimated to be OBC? ओबीसी का पॉपुलेशन आपसे पूछा है. एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी के हिसाब से हम जाएंगे. 20%, 30%, 41, 55. यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर हियर इज सी. 41% इज द करेक्ट आंसर गाइज. प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. असर्शन है एंड रीजन है, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर. देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट आइडियोलॉजी बिकॉज आइडियोलॉजीज जस्टिफाई inequalities and make them seem fair or natural to people. What will be the correct answer? The correct answer here is A. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ये जितना भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है ना, इन सबके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है. इट कैन नॉट एग्जिस्ट अगर कोई आइडियोलॉजी नहीं है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियोलॉजी? सो आइडियोलॉजी का सिंपल मीनिंग होता है वे ऑफ थिंकिंग. ओके, कि हम कैसे चीज़ों को लेके अपना परसेप्शन रखते हैं, चीज़ों को लेके हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. राइट, सो दैट इज़ आइडियोलॉजी. तो हर स्ट्रैटिफिकेशन के पीछे कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी ज़रूर होती है जो उसको एक्सप्लेन कर रही होती है, यू कैन से जस्टिफाई कर रही होती है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अ हाई क्लास professional from a minority religion faces trouble finding accommodation in a city. This example shows discrimination based on what? Economic status, gender, religion या फिर age. What will be the correct answer? एक हाई क्लास प्रोफेशनल है जो एक माइनॉरिटी रिलीजन को बिलोंग करता है, उसको अगर घर नहीं मिल रहा है एक सिटी में, तो ये किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमें बताता है. द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन की बात की है. राइट,
इकोनॉमिक स्टेटस तो उसका सही है, हाई क्लास है, जेंडर की बात यहाँ पे की नहीं गई है और ना एज की बात की गई है, सो द करेक्ट आंसर विल बी रिलीजन, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गाइस जहाँ पे आपसे सिंपल एग्जांपल वो पूछेंगे एंड आपको बताना होगा। सो प्लीज़ कीवर्ड बेस्ड आपको टिक करना है। अब जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी रिलीजन दिया हुआ है तो ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर विल बी रिलीजन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द वर्ड प्रिजुडाइज लिटरली मीन? प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? To discriminate based on caste, a rational opinion, prejudgment, hatred towards other. What will be the correct answer? The correct answer here is C. It is prejudgment. Prejudice का मतलब क्या होता है? पहले से एक जजमेंट बना लेना, ठीक है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन बिफोर नोइंग द फैक्ट्स और विदाउट प्रॉपर एविडेंस। पहले से एक ओपिनियन बना लेना किसी चीज़ के बारे में बिना कोई सच जाने, बिना कोई एविडेंस के, ओके। Now, question number 19. Who wrote Power and Powerlessness? Development Projects and Displacement of Tribal. Now, ये book भी NCERT में mention है, so that is why it is important, and it is written by Walter Fernandez. Okay, please remember this book. Now, question number 20. Assertion है, reason है. देखो, third gender person in India are now legally recognized because they have been granted the right to contest elections at all levels. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज ए, बिल्कुल सही है। थर्ड जेंडर पर्सन जो है वो इंडिया में अब लीगलाइज हो गया है एंड उनके पास इलेक्शन में वोट करने का भी राइट है, राइट। 2014 में ये चीज़ हुई थी, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप के फीचर्स आपको बताने हैं। देखो, दे आर फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, they ignore individual variation, they are often colonial creation, they always reflect current behavior accurately. What will be the correct answer? Stereotypes कभी भी flexible नहीं होते हैं, rather they are always rigid. Okay? B है कि they ignore individual variation, तो ये बिल्कुल सही है, ये individual variations को ignore करते हैं। They are often colonial creation, तो कॉलोनियल क्रिएशन भी है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप जो हैं वो कॉलोनियल क्रिएशन है। इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं जो बनाए गए हैं, राइट। दे ऑलवेज रिफ्लेक्ट करंट बिहेवियर, तो ये गलत हो जाएगा। करंट बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात नहीं होती है, जबकि बात होती है आउटडेटेड, इनएक्यूरेट या वी कैन से अजम्पशंस के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बी और सी एकदम करेक्ट फीचर्स हैं, बाकी दोनों गलत हैं। तो आपको एनसीईआरटी में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है स्टीरियोटाइप का वो आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है, ओके। एग्जाम में स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, ओके। नाउ question number 22, who led the movement for empowerment that aligns philosophical with the term Dalit? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले या फिर महात्मा गांधी? What will be the correct answer? The correct answer is B, that is B.R. Ambedkar. We all know B.R. Ambedkar is a principal architect of Indian Constitution, right? He is a very important person. NCERT में काफ़ी बार इनका mention है, तो he is very important, okay? Now, question number 23. Apartheid was a policy officially practiced in which country? कौन सी country में ये apartheid practice होती थी? इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? इजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज साउथ अफ्रीका। सबको ये चीज़ पता है। इट वॉज अ यू कैन से सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन। जितना भी रेस बेस्ड या रेशियल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था इस सिस्टम ने, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा नेल्सन मंडेला ने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था साउथ अफ्रीका में इसके अगेंस्ट, एंड ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1994, राइट। ऑफिशियली इन्होंने ही एंड किया था इस अपार्थाइड सिस्टम को, ओके, प्लीज रिमेंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is an example of social exclusion? A group being denied access to public health care, a student failing an exam due to lack of study, a person changing jobs या फिर a community celebrating a local festival? What will be the correct answer? Social exclusion का example यहाँ पर क्या होगा? इजी है। द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया था कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड एक्सेस, यानी किसी भी तरह से एक्सेस डिनाई कर देना, राइट। हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों में, जो कि आपका राइट है एक्चुअली में, बट नॉर्मली जो आपके राइट है उससे आपको दूर रखना, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस।
ना क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसमें से कौन सा है जो डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है? refusing to hire someone based on their religion, believing that one caste is better than another, thinking women are less capable, preferring a food based on culture. What will be the correct answer? The correct answer is A, रिफ्यूजिंग टू हायर समवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ऐसा देखा ही था, राइट? सो ये हो जाएगा एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इट इज़ एन अनफेयर और यू कैन से अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जहाँ पर रेस, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे आप किसी को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? एक डिफरेंस ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन में एक्शन होता है, ओके? सिर्फ बिलीव्स या थॉट्स नहीं होते हैं जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, बट इसमें एक्शन होता है। आप लिटरली इन सब बेसिस पे किसी को ट्रीट कर रहे हो अनइक्वली, ओके? सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड थिंग्स एंड एक बार चैप्टर को रीड जरूर करना आफ्टर दिस क्लास एंड मेक श्योर कि जो जो कॉन्सेप्ट्स, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो आपको रीड करने हैं। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, ओके? इन क्वेश्चंस को यू कैन टेक इट एज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो। जितना भी मैंने पढ़ाया, जैसे प्रिजुडाइज है, डिस्क्रिमिनेशन है, स्टीरियोटाइप है, कास्ट है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो मैंने उसी पार्ट से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में हैं और जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें पढ़ लेना एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 25। कमेंट में बताना, चैट में मत बताना, ओके? कमेंट ज़रूर करना। Now, if you are watching me for the first time, don't forget to subscribe to the channel if you are a sociology student, okay? एंड ये वाला जो ग्रुप है, प्लीज़ इसको ज़रूर से ज्वाइन करना। जो लोग CUET UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। और ये वाला जो है ये मेन टेलीग्राम है, तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करना। और ये मेरा पर्सनल है, जैसे मैंने अभी बताया। यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, क्लास अपडेट्स, PDFs, एवरीथिंग। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस, ओके? इसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वो भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, कीप लर्निंग।